गुड मॉर्निंग। पुण्य इंडिया फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं वर्ग अंतर्गत रसायन शास्त्र के टॉपिक 4 कार्बन और इट्स कंपाउंड के तहत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रियाशील समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के गुण। पिछले क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के तहत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जाना। हमने एल्कीन के, एल्काइन के दहन मतलब कंब्यूजन, हैलोजनीकरण प्रक्रिया के बारे में देखा। उसी क्रम में हमने जाना कि एल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन योगशील अभिक्रिया कर करके एल्केन का निर्माण करते हैं। इसी तरह एल्काइन भी एल्कीन में और एल्केन में योगशील अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट होते रहते हैं। उसी क्रम में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी जाना, उनके भी गुण को देखा। उसमें हमने देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में फंक्शनल ग्रुप वाले क्रियाशील समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का गुण हमने पिछले क्लास में देखा था। उसमें पहला हमने देखा था एल्कोहल वाले ग्रुप्स का। एल्कोहल में हमने एल्कोहल बनाने की विधि देख ली थी, जिसमें हमने देखा था कि एल्किल हाइलाइड जैसे मेथिल हाइलाइड CH3Cl, एल्किल हाइलाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, उस क्रम में हमने देखा था, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एल्कोहल समूह वाले एल्कोहल समूह वाले हाइड्रोकार्बन का। उसमें हमने क्या देखा था, ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ अटैच होकर के सोडियम क्लोराइड निकलता है, ये बना देता है CH3OH। CH3 ग्रुप और OH ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं, CH3OH प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, मैथिल अल्कोहल। पिछले क्लास में हमने जान लिया। आज की क्लास में हम देखते हैं इस अल्कोहल के गुण क्या हैं, कैसे ये विभिन्न प्रकार के तत्वों या यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्या केमिकल नेचर, रासायनिक गुण क्या प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये तो अल्कोहल बनाने का प्रयोगशाला में केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने देखा। इसी क्रम में हमने ईस्ट के द्वारा भी निर्माण करने का, जिससे हमने देखा था कि चीनी से, पिछले क्लास में हमने देखा था चीनी से भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा आप एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे मेथिल बनाया वैसे एथिल अल्कोहल का। आज की क्लास में हम देखते हैं अल्कोहल अन्य ग्रुप्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्कोहल का सोडियम के साथ अभिक्रिया। पहला हम देख रहे हैं अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए सोडियम के साथ, जैसे कोई एक अल्कोहल, प्रायः कॉमन यूज में आप एथिल अल्कोहल देखते हैं। एथिल अल्कोहल का जैसे विस्तृत चर्चा हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने देखा था, कैसे प्रयोगशाला में बनाएंगे, कैसे किण्वन की प्रक्रिया के तहत बनेगा। अब हम यहाँ पे जैसे कॉमन एक है आपका C2H5OH एथिल अल्कोहल, पहले से जानते हैं आप। इसका सोडियम के साथ रिएक्शन देखते हैं। एथिल अल्कोहल के दो मोलिक्यूल्स सोडियम के दो मोलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके फलस्वरूप आपका निर्माण होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड। देखिए इसमें होता क्या है कि आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके देखेंगे तो आसानी से आप देख सकते हैं। C2H5O, यहां देखिए C2H5O, इस H को बस साइड में रखिए। C2H5O के साथ यहां हाइड्रोजन निकल जाता है यहां से और खुद सोडियम इसके जगह पर आ जाता है। क्या होगा? देखिए क्या बनाएगा। जैसे मान के चलिए आपको दिया गया हो अल्कोहल सोडियम, एथिल अल्कोहल सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे? यहां देखिए ये हाइड्रोजन है, चूंकि यहां पे दो मोलेकुल्स हैं तो H2 बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम C2H5O के साथ आकर के जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा? C2
H5C2H5O और Na, ठीक है, ONa, ठीक है, और इसके आगे 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। इसी प्रकार मान लीजिए आपका मेथेन ग्रुप हो, मतलब मेथिल अल्कोहल हो, तो सोडियम मेथॉक्साइड। प्रोपिल ग्रुप हो तो सोडियम प्रोपैक्साइड। इसी प्रकार से अलग अलग जिस प्रकार के ग्रुप होंगे उसका एथॉक्साइड ग्रुप जो है, एथॉक्साइड मेथॉक्साइड बनते जाएंगे। मतलब अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस वातावरण में मुक्त होती है। पहली अभिक्रिया हुई अल्कोहल की सोडियम के साथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस अल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हैलोजन ग्रुप के साथ, HBr के साथ। दूसरा अब हम देखते हैं इस अल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr के साथ। दूसरा रिएक्शन हम देख रहे हैं अल्कोहल का HBr के साथ अभिक्रिया क्या करता है। सिंपल देखिए, जैसे अभी हमने देखिए हम यहां पे एथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं, आप इसको मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल किसी के साथ भी कर करके आराम से इसको कर सकते हैं। कुछ कुछ इसके अपवाद हैं जो कि अभिक्रिया नहीं होती है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं जैसे फिर एथिल अल्कोहल की CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल, ये किसके साथ कर रहा है? HBr। इसके साथ अब क्या बनाएगा? देखिए प्रायः, सब में नहीं लेकिन प्रायः ये बात देखिएगा, अगर यहां पे अल्कोहल ग्रुप अटैच हो, ये OH ग्रुप हो और इसमें अगर हाइड्रोजन मुक्त फ्री फॉर्म में हो, हाइड्रोजन यहां पे हो, तो प्रायः ये OH और H आपस में मिलकर के जल का निर्माण करके बाहर निकलते हैं, जल बाहर निकलता है। मतलब ये C2H5 CH3CH2 मतलब C2H5 इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, आपस में मिक्स करेगा, मतलब C2H5 CC2 C2H5 और ये OH और H आपस में मिलके H2। यह हम दो प्रक्रिया देख रहे हैं। पहला तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दूसरा चीज क्या, हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आपको दिया गया हो, कोई दो अभिकारक दिए गए हैं, रिएक्टेंट दिया गया हो, प्रोडक्ट पूछा जा रहा हो, तो आप कैसे उसको बताइएगा कि क्या बना उसके बाद। कॉमन रिएक्शन से आप देख सकते हैं। आपने क्या देखा? C2H5Br क्या बनेगा? पहला C2H5Br प्लस H2O, जल बाहर निकला। अब देखिए ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, क्लोरीन क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड, हैलाइड जो ग्रुप्स हैं आइड करके लिखते हैं। एथिल ये क्या है? पिछली क्लास में भी हमने बताया ये एल्किल ग्रुप है, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल है, तो यहां पे एथिल हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। एथिल अब ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड और बनेगा आपका जल, वाटर यहां से रिलीज होगा। अब मान लीजिए यहां पे HCl अगर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन रहता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्या रहती तो क्या बनता? एथिल क्लोराइड और जल बाहर निकलता। मतलब अल्कोहल ग्रुप का अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यहां पे C2H5HBr के साथ मिलकर के एथिल ब्रोमाइड बनाया और जल अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकला। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे इस अल्कोहल के अन्य के साथ अभिक्रिया। जैसे हमने देख लिया सोडियम के साथ, ब्रोमीन के साथ, अब हम देखते हैं H2SO4 के साथ।
कैसा H2O4? H2SO4, H2SO4 कैसा? सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अभिक्रिया जो होती है प्रायः 2 स्टेप में होती है। जैसे हम यहाँ पे एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल मतलब यहाँ पे क्या होगा? एथेनॉल प्लस आपका H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलके क्या बना रहा है, इस अभिक्रिया को देख रहे हैं। देखिए ये स्टेप 2 स्टेप में होता है। इसके फलस्वरूप आपका बनता है डाई एथिल ईथर। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। मतलब अल्कोहल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ईथर का निर्माण करता है। कैसे करता है? और साथ ही साथ ये कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ पार्ट्स बाहर निकलते हैं। कैसे होता है इसका हम देखते हैं। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, पहले हम यहां पहले स्टेप को देखते हैं। पहले स्टेप में अब देखिए क्या हो गया? C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया होती है ये 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देंगे इस अभिक्रिया में तापक्रम का बहुत ज्यादा महत्व है। ये अभिक्रिया तापक्रम के परिवर्तन के साथ ही बदल जाती है। तापक्रम कम हो या ज्यादा हो तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जो अभी हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। यहां देखिए, यहां पे भी आपको OH के साथ H का अटैचमेंट H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर एक H इसमें से अंदर आ गया तो आपके पास केवल H बना। मतलब इस कंप्लीट की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O प्लस HSO4। 2 1 3 H है, H2O निकल गया, बचा एक H, HSO4। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है? C2H5HSO4। क्या बनाएगा? C2H5HSO4। C2H5HSO4 एथिल ग्रुप है, आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए एथिल, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, पहला स्टेप हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब फर्स्ट स्टेप में एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण किया। फिर तुरंत ये स्टेप 2 में चला जाता है, दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है? आपको अभी स्टेप 1 से जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है वो आगे की प्रक्रिया में बढ़ता है। ये क्या करता है? यहां देखिए, स्टेप 2 को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला रूप जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, और दूसरा रूप जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो। अब हम पहले देखते हैं स्टेप 2 का, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तब क्या होगा। चलिए इसे हटाते हैं। देखिए तब क्या होगा उस स्थिति में। देखिए ये होगा C2H5HSO4 प्लस आपके पास बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल है, साथ ही साथ आपके पास एथिल अल्कोहल भी है, अल्कोहल की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? प्लस C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल सफिशिएंट अमाउंट में है। अब क्या होगा? यहां देखिए ये HSO4, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे, HSO4, ठीक है, और ये H आपस में मिक्स करेगा, HSO4 और H, तो HH मिलके H2 बना देगा। देखिए
ये H2SO4 बन गया, C2H5O C2H5, यहाँ देखिए C2H5O में है C2H5, मतलब क्या बन गया C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। हमने नोमेनक्लेचर के तहत हमने देखा था कि ये ईथर समूह है, ईथर समूह है और दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल आप पहले से जानते हैं। मतलब स्टेप 1 तो वही रहेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर C2H5OH एथेनॉल और ज्यादा मात्रा में हो तो ये क्या बनाएगा डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए अगर मान लीजिए C2H5OH सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, उस स्थिति में इसके लिए देखिए एक और ध्यान देना होगा, ये कब होगा जब यहां पे टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब स्टेप 1 में प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आप 170 डिग्री सेल्सियस देंगे और अत्यधिक मात्रा में C2H5OH एथिल अल्कोहल है तो आपको बनेगा डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लीजिए अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर कम है, तब उस स्थिति में क्या होगा? अगर मात्रा भी कम हो तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां देखते चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हमने पढ़ लिया था, इसमें देख लीजिए 1 मिनट, 140, 100 से बढ़ के हम लोग 140 पे पहुंचे थे, जिसमें मिला था C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। अब हम देखते हैं 140 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, जब C2H5OH नहीं हो, खत्म हो गया हो, उस समय क्या होगा? स्टेप 2 का रूप बदल जाएगा, ये रूप बदलेगा। इसके बाद अब क्या बनेगा देखिए, C2H5HSO4, ये अभिक्रिया होगी 170 डिग्री सेल्सियस पर, जब अब आपके पास C2H5 नहीं है, उस स्थिति में ये ईथर ना बना के एथिलीन बना देगा। क्या बना देगा? C2H4 प्लस H2SO4 प्लस देगा ये H2SO4, एथिलीन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब यहां आपने क्या देखा, स्वाभाविक देख लीजिए, C2H5 ये इसका एक H इसके साथ अटैच हो जाता है, H इससे मिल करके H2SO4 निकल जाता है और C2H4 बन जाता है। मतलब आपने इसमें क्या देखा कि एथिल अल्कोहल जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, तो पहला स्टेप 100 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, 140 डिग्री सेल्सियस इसको देते हैं सफिशिएंट अमाउंट में और एथिल अल्कोहल उपस्थित है, तो वो आपको ईथर का निर्माण करता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में एथिल अल्कोहल उपस्थित नहीं है तो ये खुद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 170 डिग्री सेल्सियस पर टूट करके आपको एथिलीन का निर्माण करता है। मतलब इसको कह सकते हैं, पहला 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जबकि अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपको C2H5OH हो तो C2H5OH प्लस C2H5HSO4 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर का निर्माण करता है, C2H5O C2H5 और दोनों के लास्ट में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकलते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया।
इसके बाद हम देखते हैं KMnO4 के साथ। अगले देखते हैं एल्कोहल का KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। अगले चौथा हम देखते हैं इसका रिएक्शन, एल्कोहल प्लस KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसकी अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एल्कोहल जो अभिक्रिया करता है वो इसका ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है इसको देख रहे हैं, अभी देखते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल देख रहे थे, C2H5OH, ये KMnO4 की उपस्थिति में क्या करेगा, KMnO4 की उपस्थिति होगी, ये बनाएगा, अब एल्कोहल से बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, CH3CHO, एल्डिहाइड। एल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड बना। फिर अगले स्टेप में आपने क्या देखा, यहां पे C2H4 हुआ, C2H4 C2H5 का एक हाइड्रोजन निकला बाहर, अर्थात इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। मतलब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का, ये एथेनॉल से एथेनॉल बन गया। और इसके बाद अगले स्टेप में फिर KMnO4 अगर उपस्थित है, KMnO4H+, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। फिर ऑक्सीकरण होगा, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये बनाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इस एथिल अल्कोहल का उपयोग प्रायः हम लोग पहले से जान रहे हैं, एथिल अल्कोहल अर्थात एथिल अल्कोहल KMnO4 के साथ जो अभिक्रिया करता है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले एथिल अल्कोहल एथेनॉल में बदलता है, अर्थात अल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज होता है, और उसके बाद फिर ये KMnO4 की उपस्थिति में ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात ये एथेनॉल एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, एथिल अल्कोहल के उपयोग की। उपयोग, C2H5 का उपयोग, यूज इसका कैसे होता है। देखिए, इसके उपयोग की जो हम चर्चा करते हैं, प्रायः इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। बहुत सारे देशों में मोटर वाहन में इस एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का उपयोग करते हैं, जिसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं, उसे हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं, जहां पे आप ईंधन में 20% अल्कोहल और 80% पेट्रोल का उपयोग करते हैं। पावर अल्कोहल में 20% आपका अल्कोहल होता है और 80% आपका पेट्रोल होता है। इसी प्रकार इस एथिल अल्कोहल का उपयोग आप प्रयोगशाला में भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के कफ सिरप, इस सब के निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एथिल अल्कोहल के बदले मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल CH3OH, ये काफी विषैला अल्कोहल होता है। ये मानव के शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के तहत यह मेथेनॉल मेथेनॉल में बदल जाता है, मतलब एल्डिहाइड समूह में बदल जाता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को क्लॉट कर देता है, थक्का जमा देता है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे आंखों पर पड़ता है और हम अंधेपन के शिकार होते हैं। इसलिए जो विभिन्न कंपनियों द्वारा एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, उसके तहत मेथेनॉल को मेथिलीकृत स्पिरिट के रूप में लैब में प्रयोग किया जाता है। ये अल्कोहल रंगहीन होता है। अल्कोहल क्या है? ये रंगहीन होता है, लेकिन इसको पहचान में आने के लिए, ताकि ये पता चल जाए
इसमें आप देखिएगा स्पिरिट जो मार्केट में मिलता है, आप जिसको लेके आते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए, जिसको विकृतीकृत स्पिरिट कहते हैं, विकृतीकृत स्पिरिट, ये क्या है, नीले रंग का होता है। अल्कोहल आपका रंगहीन होता है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपका अल्कोहल तो रंगहीन है, लेकिन विकृतीकृत स्पिरिट जो आप उपयोग कर रहे हैं वो नीला क्यों होता है। इसके पीछे कारण है उसका जलीकरण, अर्थात उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स किया जाता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। अल्कोहल में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण वो नीला रंग दिखाई देता है। ये अल्कोहल ग्रुप हुआ। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की। अगला हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं इसको बनाने की विधि, कैसे इसको हम बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जैसे इथेनॉल है, उसका भी हमने देखा, उसका क्या करेंगे, पहले बार KMnO4 का भी रिएक्शन हमने देख लिया है। उसका KMnO4 की उपस्थिति में एथेनॉल बनाता है, एथेनॉल के बाद एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि है जो अभी हमने देखा था। इसके साथ हमने क्या देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जैसे CH3CH2OH जो सिरका से प्राप्त होता है आपका एथेनॉल। आप देखिएगा प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इस एथेनॉल को आप KMnO4 जो अभी हमने रिएक्शन देखा था की उपस्थिति में करते थे, इसका ऑक्सीकरण होता है और ये बनाता है CH3CHO। फिर इसका KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपका एथिल अल्कोहल CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। ये बना आपका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है प्रयोगशाला में प्राप्त होता है, ये इसको ठंडा करके हम इसका ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और ये ठोस क्रिस्टल के निर्माण होने के बाद इसको हम 27 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है प्रयोगशाला में मिलने वाला ग्लासियल एसिटिक एसिड। ग्लासियल एसिटिक एसिड जो है वो इसी प्रक्रिया के तहत प्राप्त होता है जिसके अंतर्गत हमारा इथेनोइक अम्ल है, इसको ठंडा करके ठोस क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। उस ठोस क्रिस्टल को 27 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमको ग्लासियल एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये CH3COOH जो है, CH3CH2COOH एथेनोइक अम्ल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम तुलना करें तो एथेनोइक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में एक बीकर में हम एथेनोइक अम्ल लेंगे, दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, उसमें एक pH पेपर डालेंगे। pH पेपर जब हम डालेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाले pH पेपर का कलर लाल हो जाएगा और ये एथेनोइक अम्ल जो है या एसिटिक अम्ल जिसको कहेंगे, इसका कलर जो है नारंगी कलर का आएगा, नारंगी कलर का आएगा। इससे भी पता चलता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल की अभिक्रिया क्या है, ये अम्ल अभिक्रिया कैसे करते हैं। पहला हम एथेनोइक अम्ल की बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ। जैसे
देखते क्या बनता है, CH3COOH प्लस क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो गया, बेस NaOH क्या बनाएगा। देखिए यहां सिंपल से है, इसमें भी निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब जल बाहर निकलेगा, इसमें क्या होगा जल बाहर निकलेगा और आपको बन जाएगा एसीटेट ग्रुप, CH3COONA, ये बना देगा CH3COONA प्लस H2O, क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट। ये एसीटेट ग्रुप हुआ, एसीटेट ग्रुप, इसके साथ सोडियम अटैच है, ये बनाया सोडियम एसीटेट और जल बाहर निकलता है। इसी प्रकार ये इथेनोइक अम्ल अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, उस स्थिति में भी सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, लेकिन साथ ही प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक अम्ल भी बनता है और वो कार्बोनिक अम्ल H2O और CO2 में टूट जाता है, जैसे पहले हमने देखा। दूसरा देखते हैं C2H5COOH, ठीक है, प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, क्या होगा इसमें देखिए, ये HCO3 आपस में मिलके H2CO3 होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल अस्थायी होता है, प्रक्रिया में तुरंत ये H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। मतलब आपके इसके बाद भी क्या बनता है, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ये बाइकार्बोनेट तीसरा कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों के साथ एक जैसी ही अभिक्रिया होती है, दोनों में लास्ट प्रोडक्ट में H2O और CO2 ही प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि ये अम्ल जो है, अम्ल क्षार के साथ हो, चाहे कार्बोनेट के साथ हो या बाइकार्बोनेट के साथ हो, तीनों के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट ही प्राप्त होगा। अंतर यह होगा कि अगर वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो केवल जल की प्राप्ति होगी, लेकिन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लास्ट में आपको जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे। इसके साथ ही साथ एक अगली प्रक्रिया भी कार्बोनिक अम्ल की होती है, जिसे हम कहते हैं एस्टरीकरण, जिसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। अगला प्रक्रिया होता है एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन की प्रक्रिया में देखिए, इसमें क्या होता है, एक का अम्ल और एक अल्कोहल ग्रुप आपस में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। एक अम्ल प्लस अल्कोहल समूह किसकी उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और ये एसीटेट का निर्माण करते हैं, एसीटेट का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी जो हम जान रहे हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस HOC2H5। हम C2H5OH को उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप इसको समझने में थोड़ी सुविधा हो। अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे C2H5OH लिख रहे हैं, ये अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 की उपस्थिति में। सुविधा के लिए हमने इसको लेफ्ट साइड में लिखा है। अब रिएक्शन कैसे होती है, यहां देखिए, इसका H इसका OH बाहर निकल आएगा। इसमें भी निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है,
इसके फलस्वरूप ये H और OH बाहर निकलते हैं, H2 बाहर निकलता है, तो क्या बनेगा आपको CH3COO, यहां पे भी हो है C2H5। मतलब क्या बना, यहां देखिए ये पार्ट और इस पार्ट को डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे लिखा हुआ हो CH3COOH प्लस C2H5OH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएगा, सीधे लिखिए CH3, यहां देखिए यहां से लिख रहे हैं हम CH3CO, इस पार्ट को उठा कर लिख दीजिए OC2H5। ठीक है, ये बनाया आपका एथिल एसीटेट। ये एसीटेट समूह हो गया, ये हो गया एथिल समूह। दोनों का नाम मिलकर क्या लिखेंगे, एथिल एसीटेट। ये हो गया आपका एथिल एसीटेट और प्लस H2O, और जल बाहर निकलेगा। ये एथिल एसीटेट का गंध मीठा होता है, जिसका प्रयोग हम इत्र बनाने में और मीठे कलर को शो करने में भी करते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं इस एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराएं, एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, तो हमको आपका यहां एथिल अल्कोहल, यहां पे एथिल अल्कोहल और इथेनोइक अम्ल या एसेटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज के क्लास में हमने अल्कोहल की सोडियम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखी। साथ ही साथ हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण, उसके अम्ल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी और स्टिरीकरण की प्रक्रिया देखी। अगले क्लास में हम लोग साबुन के निर्माण, अपमार्जक के निर्माण, सोप एंड डिटर्जेंट और उनके कपड़े के रंग के साथ क्या अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।